नमस्कार। सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उसके वरिष्ठ मंत्री, शहरी निकाय और श्रम कल्याण मंत्री शिव कुमार ढेरिया जी हमारे साथ हैं। मीडिया प्रभारी संजीव आनंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं दिल्ली से रायपुर आई हूं और एक सूचना के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता शुरू करना चाहती हूं कि देश के तमाम प्रदेशों की सभी राजधानियों में एक साथ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसकी श्रृंखला में आज मैं रायपुर में आई हूं और अपनी बात इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूं कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुखसी और चादर सिमटी जाए। तो ये सिर्फ महंगाई की मार नहीं है, ये महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार है जिसे देश की जनता आज सह रही है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा केवल एक जुमला मात्र है। और मोदी जी की इसी जुमला नॉमिक्स के कारण आज देश का सूरते हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है और ये मोदी सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है। बिना विपक्ष से विमर्श किए, बिना विशेषज्ञों की राय जाने, बिना आम सहमति बनाए आनन फानन जो ये निर्णय लेते जाते हैं, अधिनायकवादी राजनीति के चलते जो बड़े बड़े फैसले करते जाते हैं, उसी का परिणाम यह है साथियों कि पिछले 35 साल में देश में महंगाई की दर सबसे ज्यादा है। पिछले 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। और जब मैं 45 साल की बात करती हूं, मैं कोरोना काल से पहले की बात कर रही हूं। 35 साल में महंगाई दर सबसे ज्यादा, 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा और 75 साल यानी कि आजाद भारत के इतिहास में रुपये का अवमूल्यन सबसे ज्यादा। यानी कि महंगाई ऊपर, बेरोजगारी ऊपर और देश का रुपया नीचे गिरा है धड़ाम। और यही नहीं, विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। बहुत तकलीफ होती है ये सारे आंकड़े बताते हुए, मन बड़ा व्यथित होता है। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है। यानी कि अगर विश्व गुरु बन रहे हैं तो वो भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उसके दाम लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है, हम लोग बचपन से स्कूल से माता पिता ने सिखाया, आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा है उसमें कहा जाता है कि जहां चाह है वहां राह है। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। Where there is a will, there is a way। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं। इसीलिए मैं गर्व के साथ कहती हूं कि यूपीए की सरकार जब 10 साल थी इस देश में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, एलपीजी के दाम आज से कई गुना ज्यादा होने के बावजूद हमने सब्सिडी दी और देश की जनता को राहत पहुंचाई। और इसके ठीक विपरीत आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगातार गिर रहा है,
एलपीजी का दाम लगातार गिर रहा है, तो मोदी जी जनता की जेब काटकर, जनता की पेट पर लात मारकर अपने उद्योगपति साथियों की जेब भरने का, खजाने भरने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। ये मैं अभी मौखिक रूप से बता रही हूं, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति के साथ, प्रेस रिलीज के साथ ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो मई 2014 की बात करें, कच्चा तेल $106 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहा था, और देश में पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया और डीजल की कीमत थी 55 रुपया। अगर हम अगस्त 2022 की बात करें, यही महीना जो अभी चल रहा है, तो कच्चा तेल करीब करीब $97 प्रति बैरल है, और दाम हो गया है 112 रुपये पेट्रोल का और 95 से 100 रुपया डीजल का। यानी कि जब करीब $8-10 ज्यादा था, तब 40 रुपया कम पेट्रोल की कीमत और आधी कीमत पे डीजल मिल रहा था 2014 में। अगर हम एलपीजी की बात करें तो वही बात है, $881 2014 में, और दाम था 410 रुपया। आज अगस्त में $670, और दाम तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि किसके घर में सिलेंडर नहीं आता है। 1053 से 1200 रुपये। और अगर काला बाजारी की बात कर लें या ब्लैक में जो मिलते हैं सिलेंडर, उनकी बात कर लें, तो वो तो आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर है। और इसी तरीके से कितनी वृद्धि हुई है दामों में, और अन्य जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूं। एलपीजी के सिलेंडर में 156% की वृद्धि है। 410 रुपए से अगर हम 1240 रुपए की बात करें, 156% की वृद्धि 2014 से 2022 के बीच में। पेट्रोल 71 रुपए से हम 112 की बात करें तो 40% की वृद्धि है। डीजल में 75% की वृद्धि हो चुकी है। सरसों का तेल जो 90 रुपए प्रति किलो या प्रति लीटर मिलता था, वो आज 200 रुपया मिल रहा है, दुगने से भी ज्यादा दाम है। 122% की वृद्धि है। गेहूं, आटा अगर हम बात करें, 22 रुपए 20 रुपए प्रति किलो जो मिलता था, आज 40 रुपए तक पहुंच गया है, 81% की वृद्धि है। और दूध जो 35 रुपए लीटर मिलता था, आज 60 रुपए लीटर मिल रहा है, 31% की वृद्धि है। और इसी के साथ एक और वादा मैं याद दिलाना चाहती हूं। 2019 में मोदी जी ने बहुत साफ तौर पर कहा था, और बड़ा दम भरते हुए ये कहा था, कि जो खाद्यान्न की वस्तु हैं, जो खाने पीने का सामान है, दूध, दही, घी, छाछ, पनीर, ये हमेशा जीएसटी से के दायरे से बाहर रहेगा। 2019 में कहा कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे, और 2022 आते आते 5% जीएसटी इन सभी चीजों पर लगा दिया गया है। और मोदी जी की प्राथमिकता किसके साथ है? इस जनतंत्र की जनता प्राथमिकता है, या उनके उद्योगपति मित्र, जिन्हें वो मित्रों मित्रों करके संबोधित करते हैं हर रैली में, उनके वो प्राथमिकता है? ये इसी बात से पता चल जाता है कि हीरो के व्यापार पर, हीरो पर 1.5% जीएसटी है, और अस्पताल के बिस्तर पर 5% जीएसटी है। यानी कि जीने से लेकर मरने तक आम आदमी को अस्पताल के लिए भी जीएसटी देना है, और कॉर्पोरेट टैक्स, पैसे वाले उद्योगपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है। और वहीं जनता से एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स के नाम पर 27.5 लाख करोड़ रुपया वसूला जाता है। आप सभी के माध्यम से आज मैं ये पूछना चाहती हूं मोदी जी से, मोदी जी की सरकार से, कि 27.5 लाख करोड़ रुपए में आपने तो अपना सेंट्रल विस्टा रूपी 20,000 करोड़ का महल बनवा लिया, आपने तो 12 करोड़ की मेबैक गाड़ी अपने काफिले में शामिल करा ली, आपने तो 8,500 करोड़ रुपए का प्लेन ले लिया उड़ान भरने के लिए और विदेशी दौरे करने के लिए। आपके पास तो अपने नाम की कढ़ाई वाले न जाने कितने 10 लाख के सूट हैं, ऐसी सूट बूट की सरकार है। पर आम जनता को क्या मिला? आज लोगों के पास वाहन है पर पेट्रोल डीजल नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, थाली है पर उसमें भरपेट खाना नहीं है, शौचालय है पर शायद पानी नहीं है।
जीवन है पर उसमें सुख, चैन, अमन, शांति, हंसी खुशी नहीं है, इस कगार पर लाकर मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया। इसी के साथ साथ एक और बड़ी योजना आपने सबने देखा होगा, उज्ज्वला योजना का बड़ा झुंझुना बजाया था मोदी जी ने। सिर्फ झुंझुना नहीं बजाया था, कोई ऐसा देश का पेट्रोल पंप नहीं बचा था जहां अपने पोस्टर होर्डिंग एक बड़ा सा नमस्कार करते हुए मोदी जी ने ना लगाए हों। और वो नमस्कार करते हुए जो ठेंगा दिखाया मोदी जी ने, वो आज के तथ्य बताते हैं कि 42% उज्ज्वला के जो लाभार्थी परिवार रहे हैं या महिलाएं रही हैं, वो आज वापस चूल्हा फूंकने के लिए विवश हो गई। और जो लाभार्थी नहीं थे, बहुत से लोग जिन्होंने अपनी सब्सिडी दे दी मोदी जी के पुकार लगाने पर, गुहार पर, उसमें से 3.5 करोड़ लोग एक बार भी गैस सिलेंडर भरवा नहीं पाए हैं। साल में एक बार भी नहीं भरवा पाए। कौन भरवाएगा? वो 12 करोड़ नौजवान जिनकी नौकरी और रोजगार कोरोना काल में चला गया, वो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे? वो किसान जिनकी आय अब केवल 27 रुपया प्रतिदिन बची है और मोदी जी ने दुगनी करने का वादा किया था 2022 तक, वो खरीदेंगे 1200 रुपए का? सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से वो 94% घर जिनकी आय हर साल कम होती जा रही है, वो खरीदेंगे? कौन खरीद सकता है 1200 रुपए का सिलेंडर? मैं समझती हूं कि ये सवाल मोदी जी से पूछना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और वाकया मुझे याद आता है, जीएसटी और नोटबंदी गलत तरीके से लागू होने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चेताया था मोदी जी को और कहा था कि ऐसा मत करिए, देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा, जीडीपी 2% नीचे आके गिरेगी, और वही हुआ। पर मोदी जी ने ये क्या कहा था, वो आज याद दिलाना बहुत जरूरी है। संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं। आज कौन कितने रेनकोट पहने हैं, कितने नकाब पहने हैं और कहां जाके नहा रहा है, ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूं। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ये सारी गलत नीतियां जिन्होंने अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया, उसी की वजह से आज 75 साल में अर्जित देश की संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने जो अपने हाथों से बनाकर इस देश की जनता को दी, वो सारे सरकारी उपक्रम या तो बंद हो रहे हैं, वो सारे पीएसयूज या तो बेचे जा रहे हैं, उनकी नीलामी हो रही है, या वो बंद पड़े। देश में आज 10 लाख सरकारी पद खाली हैं और नौजवान सड़क पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 12 करोड़ लोगों की नौकरी तो चली गई केवल कोरोना काल में, हजारों स्टार्टअप बंद हो गए। आज 20 से 24 वर्ष की आयु के जो नौजवान हैं, उनमें 42% बेरोजगारी की दर है। 42%। वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, 15 लाख हर अकाउंट में डालने का। अभी कुछ दिन पहले अग्निपथ की जब बात हुई तो 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए। और अग्निपथ योजना के नाम पर न सिर्फ नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर बड़े दुख के साथ मैं कहती हूं कि इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम यह है कि आज पीएचडी स्कॉलर, ग्रेजुएट्स, मास्टर डिग्री होल्डर पियन और चपरासी का आवेदन भरने के लिए मजबूर हो गए हैं। शिक्षा को इतना डिवैल्यू किया गया। एक आम घर का बच्चा, कोई लड़का लड़की जो दूर दराज गांव से, किसी कस्बे से, उसके माँ बाप अपना पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को कम कर कर, अपनी जरूरतों का गला घोंट कर कहीं बड़े स्कूल में, कहीं बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, सपने के साथ कि ये डिग्री मिलेगी तो नौकरी लगेगी। और जब उसके हाथ में डिग्री होती है और उससे कह दिया जाता है कि तुम नाले की गैस पर पकौड़े तलो, तो माँ बाप को कितनी पीड़ा होती है, कैसे सपने चकनाचूर होते हैं, कैसे अरमान टूटते हैं। ये जानने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, ये जानने के लिए एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो मोदी सरकार के पास नहीं है। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जनता के हक और हुकूक की लड़ाई, इस जनतंत्र की जनता के अधिकारों की लड़ाई, उनकी हंसी खुशी, चैन, सुख, समृद्धि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सड़क से लेकर संसद तक लड़ी है। जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर लड़ी है। निरंकुश सरकार पर हर तरह से अंकुश लगाने का काम किया है। और बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूं कि चाहे भट्टा परसौल हो, किसानों के लिए सड़क से लेकर संसद तक ट्रक चलाने की बात हो,
पिछली 5 अगस्त के दिन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करके संसद से राष्ट्रपति भवन तक चल के अपनी गिरफ्तारी देने की बात हो, यदि विपक्ष का कोई एक नेता ऐसा है जो रोज की समस्या से जुड़े हर मुद्दे के लिए मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने का मादा रखता है, तो वो राहुल गांधी जी हैं। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है और इस बात पर भी गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी के दिखाए उस रास्ते पर कि हर गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान लानी है, उसके आंसू पोंछने हैं, आज भी प्रतिबद्ध है, आज भी संघर्षरत है। महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, किसान की बात हो, आमजन की बात हो, सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। 5 जून 2021 से लेकर आज तक हमने 7 बड़े प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किए हैं। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ पूरे देश में जन जागरण अभियान हमने चलाया। मैं उस टीम की सदस्य रही थी और आगामी 4 तारीख को यानी कि रविवार को 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोलने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर करेगी। राहुल गांधी जी उस सभा को संबोधित करेंगे। हम सरकार पर लगातार दबाव बनाएंगे इसलिए कि महंगाई देश में कम हो, बेरोजगारी जड़ से समाप्त हो और मोदी सरकार ने जो अपने वादे किए हैं उससे वो सरकार मुंह न फेरे। और इस नारे के साथ कि नरेंद्र मोदी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई, नरेंद्र मोदी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई, ये महंगाई और बेरोजगारी पर हल्ला बोल रैली 4 तारीख को होगी। इसमें हम न सिर्फ ये आंकड़े जनता को बताएंगे, न सिर्फ हम ये तथ्य सामने रखेंगे, बल्कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे भी एक नया रास्ता दिखाना चाहती है देश की जनता को, ये सारी बातें उस रैली में होंगी। और देश के कोने कोने से, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर प्रांत से लोग आएंगे रामलीला मैदान में। ये सूचना मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुँचे और न सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित हो, पूरे देश की जनता के साथ पहुँचे। छत्तीसगढ़ ने भी बहुत तैयारियां की हैं इस रैली के लिए, जिसके बारे में और महंगाई से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, उनके निदान के बारे में अब हमारे आदरणीय मंत्री जी शिव कुमार डहरिया जी भी बात करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्कार। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पर 4 तारीख को महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में जो रैली आयोजित की जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी बहन रागिनी नायक जी ने आप सबको बताया कि केंद्र की मोदी की सरकार किस तरह से देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। आज के पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, भाई अमरजीत जी, भाई राजू तिवारी जी, वंदना जी, भाई हमारे अमित जी, नितिन भाई और आदरणीय वाजपेयी मैडम, हमारे भाई महेंद्र जी, ठाकुर साहब और तिवारी डबल है, डबल महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में हम लोगों ने कई बार आप लोगों से चर्चा की है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और अपनी संपत्तियां इंग्लैंड में ले जाके बनाई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लूट रहे हैं और अपने 2 मित्र हैं अडानी अंबानी जी, उनका जेब भर रहे हैं और पूरे देश के लोगों का जेब खाली कर रहे हैं। जब चुनाव का वक्त था उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वादों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल की थी। 8 साल में तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही 10-20 लोगों को भी रोजगार नहीं दिला पाए हैं। पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए। महंगाई में बोलते थे, हमारी बहन बोल रही थी कि वो किस तरह से
बोला करते थे, भाइयों बहनों मित्रों अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। बोलते थे हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, और इसके एक दो चंगू मंगू लोग भी थे, जैसे हमारे अन्ना हजारे जी आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं दिखते हैं। और एक आंख वाले बाबा जी भी थे जो ऐसे ऐसे करके बात करते थे, बोलते थे मोदी की सरकार लाई है, पेट्रोल 55 रुपया 35 रुपया दिलाऊंगा। आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो संपत्ति देश के लिए बनाई थी, आज नरेंद्र मोदी जी सारी चीजों को बेच रहे हैं। बोलते थे पहले देश नहीं बेचूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज क्या कर रहे हैं, पूरा देश बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और देश बेच के संपत्ति किसका बना रहे हैं, अपने मित्रों का। जो बेरोजगारी दूर हुई है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बेरोजगारी दूर हुई है। और जो संपत्ति बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, अपने दो मित्र हैं अडानी अंबानी के लिए, पूरा देश बेच रहे हैं। तो आज पूरे देश बिकने की स्थिति में है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई, देश का नवनिर्माण किया, आज ये लोग उसको लूटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया, उसी तरह से केंद्र में इस बार मोदी की सरकार को भगाना है। और देश की जनता ने इस बार निश्चय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हटाना है और राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। तभी देश में महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। आप छत्तीसगढ़ की तैयारी के बारे में बोलना चाहते हैं कि यहाँ से लोग जाओ और सवाल? हाँ मेन से जी, देखिए भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी चुनावी जीत या हार अंतिम नहीं होती। अगर आपको, मैं तो आपसे ये सवाल पूछती हूँ, आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि इस देश में महंगाई है कि नहीं है, कि अब पेट्रोल डीजल आप जो स्कूटी मोटरसाइकिल या कार जो भी चलाते हो उसमें भरवाने में आपकी जेब पर और ज़्यादा दबाव नहीं आ रहा है? या श्रीमती जी, अगर पता नहीं आपके अभी यंग लग रहे हैं, आपकी शादी हुई है कि नहीं है, तो आपकी श्रीमती जी कह रही होंगी कि भाई टमाटर बहुत महंगे हो गए, मोदी जी ने कहा था चीन को लाल आंख दिखाएंगे, यहाँ टमाटर हमें लाल आंख दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, मुझे ऐसा लगता है, हाँ आपका सवाल मैं समझ गई। अगर मुझे लगता है कि जो मूलभूत समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं उसको लगातार उठाना विपक्ष का काम है, और इन मुद्दों से भावनात्मक मुद्दों को तरजीह दिलाकर भटकाना मोदी सरकार का काम है। कहीं पे धार्मिक उन्माद हो जाए, कहीं पे सांप्रदायिक तनाव हो जाए, उस तरफ चला जाए। और आप देखिएगा जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां ये होता है। मैं तो कहती हूँ कि भूपेश सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारतीय संस्कृति को और खासतौर से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को प्राथमिकता पर लाकर जिस तरह का वो समन्वय और सौहार्द पूरे प्रदेश में बनाने में कामयाब हुए हैं, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे भी और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी सूर्या आए थे युवा मोर्चा के, और वो बेरोजगारी पर यहाँ पर धरना दे रहे थे। कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, उनके अपने प्रदेश में 3.5% की बेरोजगारी दर है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 0.78%, मतलब 1% की भी बेरोजगारी दर नहीं है, और वो यहाँ आकर धरना दे रहे हैं। तो केवल नई समस्या खड़ा करना और लोगों को कहीं ना कहीं
भावनाओं के आवेग में बहकाना और बहाना ये मोदी सरकार करेगी, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य मुद्दों को उठाएंगे और जनता को भी अगर तकलीफ महसूस हो रही है तो वो धीरे धीरे इस बात को समझेगी कि 5 साल का समय अपने जीवन का बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही सरकार का चुनाव करें। और मुझे आशा है, देखिए जब हम ये 3 चुनाव जीते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तब भी यही कहा जा रहा था कि उससे पहले के बहुत सारे चुनाव हार गए, अब जनता साथ नहीं देगी, लेकिन यहाँ दिया। और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव जो है गुजरात और हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक में भी चुनाव है, वहाँ भी आप इस तरह का बदलाव देखिए। नहीं, आंसू नहीं, ये पसीना निकल रहा है, लेकिन भैया ये मोदी जी वाला पसीना नहीं है, वो तो पसीना मल के चेहरा चमका लेते हैं, और इतना चेहरा चमका लेते हैं कि अपनी माता जी से भी मिलने जाते हैं तो जो कार है उसके अंदर से उन्हीं के चेहरे पर लाइट जल रही होती है। तो देखिए, पसीना तो जनता का छुड़ा दिया है मोदी जी ने, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और आसमान छू रही, आसमान तक पहुंच रही है। और 2 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो गाना आपने सुना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब महंगाई जो यूपीए के समय डायन थी, वो अब मोदी जी के लिए डार्लिंग हो गई है, इसीलिए महंगाई कहीं दिखती नहीं। और दूसरी समस्या उसमें ये भी आती है कि वो गाना ही कह रहा है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते। पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी, नौकरियां थी लोगों के पास, आमदनी का जरिया था। कोरोना काल में खास तौर से जिस तरह से छोटे उद्योग, छोटे व्यापार, छोटी दुकानें, ठेले, रेडी वाले, ये सब काम धंधे ठप हो गए। तो एक तरफ तो दाम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आमदनी नहीं है, तीसरी बात यह है कि आप पढ़ाई करते हैं, जीवन भर उसमें लगाते हैं, फिर आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर समस्या को और ज़्यादा जटिल बना रही हैं और इसका कोई ना कोई निदान पाना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष के पास क्या तरीका है कि वो एक जन जागरण अभियान चलाए, विरोध प्रदर्शन करे, आंदोलन चलाए। संविधान और कानून के अंतर्गत हर जो मुमकिन तरीका है वो कांग्रेस पार्टी अपनाएगी और जैसा मैंने कहा कि निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम करेगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि संघर्ष का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब राह सरल हो तब अक्सर बहुत सारे साथी जुड़े रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कई बार छोड़कर चले भी जाते हैं। पर मैं समझती हूँ कि ये जो अंग्रेजी में कहा जाता है, ये लिटमस टेस्ट है कि एक धर्मनिरपेक्ष समावेशी विचारधारा के साथ आप देश में बंटवारे की राजनीति के खिलाफ कितनी दृढ़ता के साथ लड़ सकते हैं, जनता को खुशहाली देने के लिए जनमुखी राजनीति कितनी सक्षमता के साथ कर सकते हैं, आज उसकी परीक्षा है। और मैं कहती हूँ जितने लोग छोड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आज भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहे हैं, देश में खड़े हैं, गांव में, कस्बे में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए और कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। उनके पास कोई पद नहीं है, सरकारें नहीं है हमारी, 2-2.5 प्रदेश में मान लीजिए बिहार में और 2 जगह राजस्थान छत्तीसगढ़ में, फिर भी संघर्षरत हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ उनकी आस्था, उनका विश्वास इस बात पर है कि गांधी नेहरू की विचारधारा इस देश के लिए सही है, देश की तरक्की का रास्ता है। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अक्सर जो थाली के बैंगन होते हैं, जो बिन पैंदी के लोटे होते हैं, वो बहुत लंबी सियासत कर नहीं पाते क्योंकि वो तत्कालीन फायदे के लिए तो चले जाते हैं, पर जनता उन पर बहुत लंबा विश्वास नहीं करती। क्योंकि आज जो एक दल से दूसरे दल में चला गया वो कल दूसरे दल से तीसरे में जाएगा, उसकी क्या मतलब, उसके ऊपर क्या विश्वास किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सच्चे कांग्रेसियों के लिए तो कांग्रेस पार्टी माँ के समान है और माँ जीवन भर पालन पोषण करती है, पैरों पर खड़े होने के लायक बनाती है। अगर माँ बीमार हो जाए, अगर वो कमज़ोर हो जाए, अगर वो आप पर निर्भर हो जाए तो वो सेवा करने का वक्त होता है, माँ पर लांछन लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का वक्त नहीं होता है। जो ऐसा करता है उसे तालियां नहीं मिलती, जनता सब देख रही है, उसे अंततः धिक्कार ही मिलता है। आप बहुत देर से एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ बताएं।
देखिए, अब सर्वे तो क्या बताएं आपको, ऐसे बहुत सारे सर्वे चल रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जिसे मोदी जी दिखाना ही नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, जब आप कोरोना काल में आपको याद होगा, जिन्होंने ये कहा कि जो मृतक हैं या जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या नहीं बताई है। तो 5,500 करोड़ रुपया तो उन्होंने दिखाया है अपने पास, उन्हीं ने दिखाया है। हो जाते हैं कई तरीके के सर्वे, पर मुझे लगता है कि जो अब जनता का सर्वे आने वाला है 2024 में, उसमें बहुत ही उलट नतीजे आपको दिखाई देंगे और उसके तमाम जो तथ्य और वाक्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो काट की हांडी जो है वो एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, पर अब इसके आगे नहीं चढ़ पाई। दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल ये कि वैश्विक कारण है। देखिए, ये बहुत ही सुविधाजनक ढाल है जिसके पीछे मोदी जी छुपना चाहते हैं, और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, मैंने पहले भी वो आंकड़ा आपको बताया कि अगर हम बेरोजगारी की भी बात करें तो वो कोरोना काल से पहले ही 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी, और सरकार, मोदी जी की सरकार उस पर इतनी शर्मसार थी कि आंकड़े नहीं निकाल रही थी। और आपको याद होगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने ये बात कहकर इस्तीफा दिया कि सरकार आंकड़े नहीं निकाल रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहते पानी की तरह साफ है कि वैश्विक मंदी है या वैश्विक कारण है, यूक्रेन में वॉर हो गई, कोरोना, अब ये सारे तो बहाने हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी जनता के हिसाब से हैं, आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी जनता के लिए हैं, और अब वैश्विक मंदी की ढाल बनाकर आप ये नहीं कर सकते कि लगातार दाम आप चीज़ों के बढ़ाते जाएं, लोगों से नौकरी छीनते जाएं, मुंह से निवाला छीनते जाएं और पेट पर लात मारते जाएं। महंगाई को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है इस वक्त, कि आपको सारे PSUs बेचने पड़ रहे हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। आपको लगातार GST बढ़ानी पड़ रही है, फिर भी आपके पास, और ये भी जान लीजिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो 13,000 करोड़ का GST एरियर है, जो कि अभी भी मोदी सरकार ने नहीं दिया है। GST एरियर आप देते नहीं हैं, सरकारों के पास काम करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, ये तमाम सवाल हैं जिसके आज कोई जवाब मोदी जी के पास नहीं है। और जहाँ तक आप जनता की बात कर रही हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप 4 सितंबर को कृपया दिल्ली आएँ और आप जनता का हुजूम देखिएगा, रामलीला मैदान के अंदर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोग आने वाले हैं इस बार, मैं तो उनको भीड़ नहीं कहती, आपने भीड़ कहा, मैं समझती हूँ कि इस अधिनायकवादी सरकार के खिलाफ जनता जो वहाँ इकट्ठी होगी, जितनी अंदर होगी उससे कहीं ज़्यादा बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। आप ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।